नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों से। विश्व भर में कोरोना के अब तक 13 करोड़ 16 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक 1 करोड़ 24 लाख कोरोना केस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं गुजरात में भी 3 लाख 14 हजार से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं और आज बड़ोदरा में कोरोना के नए 385 केस दर्ज हुए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। बढ़ते कोरोना पर लगाम कसने स्वास्थ्य मंत्री आए बड़ोदरा, लेकिन नहीं लिया कोई बड़ा निर्णय। लोकतांत्रिक देश में कांग्रेस नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश, नितिन पटेल से मिलने से रोका गया। और 3 महीने के मासूम धैर्यराज के लिए आगे आया देश 15.5 करोड़ डोनेट। बड़ोदरा में कोरोना की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है और उसी के मद्देनजर आज गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री और गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल बड़ोदरा आए और उन्होंने यहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल बड़ोदरा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का जायजा लेने आज बड़ोदरा आए और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से बैठक की, जिसमें राज्य मंत्री योगेश पटेल, विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजन मैन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। उसके बाद उन्होंने OSD डॉक्टर विनोद राव, म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप, जिलाधीश शालिनी अग्रवाल समेत के अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों संग बैठक करते हुए कोरोना स्थिति की जानकारी हासिल की और शहर में संक्रमण रोकने के लिए कुछ निर्णय भी किए। दुनिया भर में पिछले 15 दिन से हम सब देख रहे हैं, इस प्रकार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, सभी जगह ये दूसरा पीक जो शुरू हुआ है उसमें पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। इस तरह गुजरात में भी पिछले 10-15 दिन से पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। दिवाली के बाद गुजरात में पॉजिटिव केस की संख्या बहुत कम हो गई थी। हमारी सभी अस्पताल के बेड खाली हो चुके थे, नए पेशेंट भी नहीं आते थे। इस प्रकार का माहौल जो हुआ था उसमें दूसरी पीक आने के बाद पूरे देश में और ख़ास करके गुजरात के जो पड़ोसी राज्य है, नेबर स्टेट है, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें भी जो केस बढ़ रहे हैं कि दिल्ली में भी जो केस बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार गुजरात में केस बढ़ रहे हैं। शहर की जो ज़रूरियात है वो देखते हुए एंटीजन टेस्ट ज़्यादा जगह करने के लिए ज़्यादा कैंप लगाने का हमने डिसीजन लिया है। इसी प्रकार दर्दी को, पेशेंट को सीधा अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत न हो, ऐसे दर्दी को होम क्वारंटाइन करना, इसके लिए संजीवनी रथ की व्यवस्था की है। और अभी 4 हमारे जो कॉरपोरेशन के अतिथि गृह हैं, वहाँ भी जो क्वारंटाइन करने लायक जो कम सीरियसता धराते वाले जो पेशेंट हैं उसको वहाँ रख के उसकी ट्रीटमेंट करना, उसकी देखभाल करना, ताकि उसको अस्पताल में भर्ती न करना पड़े, अस्पताल की भीड़ बेड रिजर्व न हो जाए। इस प्रकार की भी व्यवस्था हमने की है। और ये 4 अतिथि गृह में हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सबको रहने का, खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का सब इंतजाम किया जाएगा। और गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जिसका घर छोटा है, जो खुद के घर में होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते हैं, इसके लिए ये व्यवस्था की है। तो इस प्रकार की सब व्यवस्था हमने की है। वैक्सीनेशन की भी मात्रा बढ़ाई है। ऑक्सीजन की जो खपत हो रही है उसका भी हमने रिव्यू किया है।
आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड या ऑक्सीजन बेड, उसकी भी रिव्यू किया है। आज कोई भी अस्पताल में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अस्पताल की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पेशेंट वहाँ आए हैं। हर एक हॉस्पिटल में अभी भी बेड खाली है और जितने नए पेशेंट आते हैं उसके सामने पुराने पेशेंट जो ट्रीटमेंट लेने के बाद अच्छे हो रहे हैं वो घर भी जा रहे हैं। तो नए पेशेंट का आना, पुराने पेशेंट को अच्छा होके घर जाना, इस प्रकार का जो चलता है, इसके कारण हॉस्पिटल की कैपेसिटी भी हम नियंत्रित कर रहे हैं और बड़ौदा शहर और ज़िले में सभी प्रकार की व्यवस्था, धन्वंतरी रथ, संजीवनी रथ और होम क्वारंटाइन हो उसकी भी ट्रीटमेंट करना, उसकी भी देखभाल करना और फ़ोन कॉल से ही उसके घर पहुंच जाना और उसकी संभाल रखना, इस प्रकार का बढ़िया इंतजाम हमारे कॉरपोरेशन ने, हमारे कलेक्टर ने किया है और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार उसमें संपूर्ण सहयोग दे रही है। संवेदनशील और पारदर्शी सरकार मानी जाने वाली रूपाणी सरकार ने आज असंवेदनशीलता दिखाते हुए और संविधान की ऐसी की तैसी करते हुए कांग्रेस नेताओं को सरकार को कोरोना का सही आईना दिखाने से रोका गया। वडोदरा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का जायजा लेने गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल आज वडोदरा आए और उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ घंटों तक इस मामले माथापच्ची भी की। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र रावत और कांग्रेस की नगर सेवक अमी रावत को मुख्यमंत्री को आवेदन देने से रोका गया। वैसे तो इन कांग्रेस नेताओं के घर पर सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी और आवेदन देने की कोशिश करने पर उन्हें घर से ही डिटेन कर लिया गया। गौरतलब है कि अमी रावत और नरेंद्र रावत पिछले कई दिनों से वडोदरा में कोरोना के आंकड़े छुपाने की हरकत पर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में उन्हें आवेदन देने से रोकते हुए लोकतांत्रिक देश माने जाने वाले हिंदुस्तान में ही लोकतंत्र का सरेआम मजाक उड़ाया गया। इन कांग्रेस नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी किस कदर कोरोना स्थिति को लेकर डरी हुई है, ये साबित करती है। बरोड़ा में कई रीतना सारू मैनेजमेंट कोरोना थी जाए, एकदम पॉजिटिव मेमोरेंडम आपीने अमे बरोड़ा माटे डिमांड्स करवा जता होईए। फक्त 2 जण कोविडनी गाइडलाइन प्रमाणे मास्क पहेरीने तमाम रीते जता होईए, त्यारे आ रीतना अमारी धरपकड़ थाय ए कोई संजोगमां योग्य नथी। शहेरना हितमां डेप्यूटी सीएम साहेब छे, होम मिनिस्टर छे, तमाम लोकोनी वात एमने सांभळवी जोईए। फक्त सरकारी अधिकारीओनी रजूआतो सांभळशे अने पोते सब सलामतना जे दावा एक ज तरफी सांभळीने करशे तो लोकोनी एक्चुअल परिस्थिति एमने केवी रीतना खबर पड़शे। डेप्यूटी सीएम साहेबने हूँ चेलेन्ज करूँ छूँ कि तमे जाओ आज सांजना खासवाड़ी स्मशान में 2 कलाक ऊभा रहो तो तमने साची परिस्थितिनो चितार त्यांथी मळशे, नहीं कि जे प्रेजेंटेशन्स तमने झूठा बताववामां आवे छे एनामांथी। बेन तमने रोक्या ज केम? एनुं कारण सरकार कई गभराई रही छे? अमे साची रजूआत करवा जई रह्या छे ने एमने झूठाणा बतावा छे। छेल्ला 1 महीनाथी लोकोने 10% केसीस बी नथी जाहेर करता। रोजना જ્યારે 100 मृत्यु थाय छे त्यारे 1 मृत्यु ऑफिशियली रेकॉर्ड पर बतावे छे। एमना जुठाणा एक्सपोज थई जाय एटले નથી જવા દેતા અમને। શહેરમાં આવ્યા હોય અને વડોદરા શહેરની સ્ફોટક પરિસ્થિતિ, કોરોનાથી હજારો માણસોના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે। અમારી ડિમાન્ડ છે કે વડોદરાને કોરોનાગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે, નવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવે અને સાચા આંકડા બતાવવામાં આવે। સર, પોલીસે કેમ અટકાયત કરી છે? શું લાગે છે? નીતિનભાઈ પટેલને અમે મળવાનો સમય માગેલો કે જેથી અમે મળી શકીએ અને એમને રજૂઆત કરી શકીએ અને એમની સાથે અમે વાતચીત કરવા માંગીએ છીએ। પણ અટકાયત કેમ સાહેબ? કઈ સરકાર સંતાડી રહી છે? સરકાર અત્યારે ગભરાયેલી છે કારણ કે એમને જે જૂઠા આંકડા અને જે પ્રકારે મોતની સંખ્યા વધી રહી છે ખૂબ ચિંતાજનક છે। અમે કહીએ છીએ કે કોરોના કોઈ નથી લાવ્યું, આખા વિશ્વમાં છે, પરંતુ સરકારે સુવિધાઓ ઊભી કરવી જોઈએ। વડોદરા શહેરમાં દિવસના 4000 કેસ થાય છે, લાખો લોકો કોરોનાગ્રસ્ત છે। હોસ્પિટલની સુવિધાઓ ઊભી કરો, યુદ્ધના ધોરણે વડોદરાને કોરોનાગ્રસ્ત જાહેર કરો અને સ્પેશિયલ સુવિધાઓ આપો। આવેદનપત્ર આપવા જવા દો તો સારું। ના આજે આપણે કરવું પડશે। આમથી તે કોરોના કાળમાં भारत देश हमेशा ही एक दूसरे की सहायता करने की संस्कृति और परंपरा वाला देश है। ऐसे में इसी परंपरा को देश ने फिर एक बार निभाते हुए महिसागर जिले के 3 महीने के मासूम धैर्यराज सिंह को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगवाने में सहायता की है।
महिसागर जिला के लूणावड़ा तालुका के कानेसर गांव के मध्यम वर्गीय परिवार के 3 महीने के धैर्यराज सिंह को अजीब सी बीमारी है। ऐसे में 1 यानी स्पाइनल मस्क्यूलर अट्रॉफी फैक्ट शीट नामक इस बीमारी के इलाज में लगने वाले इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। पिछले दिनों ये मामला उजागर होने पर देश भर से लाखों रुपयों का डोनेशन बच्चे के इलाज के लिए मिला है। बच्चे के पिता राजदीप सिंह राठौड़ ने अमेरिका से 16 करोड़ का इंजेक्शन मंगवाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा था। इम्पैक्ट गुरु नामक एनजीओ में खुद का अकाउंट खुलवाकर पिता ने बिना हिम्मत हारे डोनेशन एकत्रित करना शुरू किया और कहा जाता है कि अगर आप किसी नेक काम के लिए मदद मांगो तो एक नहीं 1000 हाथ सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल धैर्यराज सिंह के किस्से में भी हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ 38 दिनों में 3 महीने के मासूम के लिए 15 करोड़ 48 लाख रुपए जमा हो गए हैं। अब सिर्फ 52 लाख रुपए जमा करने हैं। ऐसे में ये 52 लाख रुपए जैसे ही मिल जाएंगे बच्चे के लिए इंजेक्शन मंगवाकर उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मासूम से धैर्यराज के लिए विभिन्न समाज संस्थाओं और यहां तक कि युवाओं ने भी आगे आकर सड़क पर उतरकर डोनेशन मांगा है। અમે એક ધૈર્યરાજ માટે કેમ્પેન ચાલુ કર્યું હતું એની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ માટે કે 16 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાનું। તો આજની તારીખમાં 15.5 કરોડ એટલે કે 15 કરોડ 50 લાખ રૂપિયા એના ઇમ્પેક્ટ ગ્રુપના એકાઉન્ટમાં આવી ગયા છે અને 50 લાખ રૂપિયાની હજુ જરૂર છે। આપ સૌએ જિલ્લાના તમામ અને તમામ રાજ્યોના દરેક નાગરિકે દરેક સમાજના લોકોએ નાના મોટા વડીલોએ દિવસ રાત તડકો છાંયડો જોયા વગર જે મદદ કરી છે ધૈર્યરાજનું કેમ્પેન પૂરું કરવામાં એ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધૈર્યરાજને જલ્દી દવા થઈ જાય અને આપ સૌના આશીર્વાદ ધૈર્યરાજ જોડે છે એટલે મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે ધૈર્યરાજને સારું થઈ જશે અને એક વખત ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन को लगातार तेजी देने की हर संभव कोशिश सरकार कर रही है और इसी के भागरूप गुजरात में भी रोजाना करीब 4 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। देश भर में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है और अब रोजाना 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन में तेजी आ गई है और पिछले 2 दिनों से रोजाना करीब 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार बनी रही तो अप्रैल के अंत तक 1 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, यानी कि गुजरात की कुल आबादी जो 6 करोड़ 48 लाख हैं उनमें से 18% लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। इस समय वैक्सीनेशन की सबसे तेज गति महाराष्ट्र में है और दूसरे नंबर पर गुजरात है। गौरतलब है कि जनवरी महीने में देश भर में टीकाकरण की शुरुआत की गई और देश में अब तक कुल 7 करोड़ 30,54,295 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जिसमें आबादी के लिहाज से गुजरात में सबसे अधिक 15%, महाराष्ट्र में 10.2%, उत्तर प्रदेश में 9.6%, राजस्थान में 9.1% और दिल्ली में 2.2% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के कोहराम के बीच सरकारी अस्पताल एसएसजी में भर्ती अपने कोरोना मरीजों के हालचाल जानने के लिए परिजनों की लंबी लंबी कतारें एसएसजी के बाहर देखने मिल रही है। एसएसजी अस्पताल के बाहर लगी ये कतारें देखकर आप सोचेंगे कि ये मरीजों की लाइन होगी, लेकिन नहीं, ये मरीजों की नहीं, उनके परिजनों की लाइन है। शहर में कोरोना का कोहराम इस कदर बढ़ चुका है कि टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती होने और अंतिम क्रिया तक में लाइन में लगना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एसएसजी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से बात करने के लिए भी उनके परिजन सुबह से ही कतार में लगते हैं। 11 से 12 बजे तक सिर्फ 1 घंटे परिजनों से वीडियो कॉलिंग पर बात कराई जाती है, जो एसएसजी के कोविड वार्ड में भर्ती है।
ऐसे में परिजन दर्जनों की संख्या में लाइन में लगकर अपने परिजनों से बात करने और उनका हालचाल जानने कतारों में लगते हैं। यहाँ की लंबी लंबी कतारें भी कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे में यहाँ कोई और उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। આપણે એસએસજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં અમારે ગઈકાલ રાતના એક પેશન્ટ એડમિટ છે. એ એમને ફેફસામાં સોજો આવી ગયો હતો, પાણી ભરી ગયું છે. હમણાં આપણે વિડીયો કોલિંગ કરાવે ને 11 થી 12 એની લાઈનમાં ઊભા છે અમે. અડધો કલાક જેવું થયું, 11 વાગ્યાના ઊભા છે, 45 મિનિટ જેવું થયું. હજુ 20-25 મિનિટમાં આપણો મારો નંબર આવી જશે. रिपोर्टचं काय सांगितलं रिपोर्टचं? वियना में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। रीडिंग राइटिंग डिफिकल्टी जो हम कहते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये जो बच्चे होते हैं ये जनरली थोड़ा एवरेज बच्चों से स्लोअर पेस पे काम करते हैं। इमोशनल बिहेवियरल डिसेबल्ड वाला ग्रुप जी। बच्चे का अगर अटेंशन स्पैन कम है, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह वो बैठ ही नहीं पाता है, तो इस बच्चे को अगर हम एक क्लासरूम सिचुएशन में प्लेस करें जी, तो ये बच्चा ऑब्वियसली रीडिंग राइटिंग में पीछे ही पड़ेगा। कई बार हम बहुत डिले कर देते हैं, 2nd-3rd ग्रेड में पहुंचते हैं, तब जाके रियली सीरियसनेस पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कई बार स्ट्राइक होता है। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम इतना रिहर्सल कराते हैं, इतना रिविजन कराते हैं, तो भी नहीं करता है। प्रॉब्लम तो प्रोसेस में है। करेक्ट, हमको प्रोसेस पहचानना है। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स यूट्यूब चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी बंद होने के बावजूद वहां के प्रोफेसर और कर्मचारी लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आज इसी सिलसिले में यूनिट बिल्डिंग को 3 दिन के लिए सील किया गया। MS यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिनों से विभिन्न फैकल्टी में दर्जनों लोग कोरोना संक्रमण का शिकार बन चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच भी यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में आने वाले प्रोफेसर और नॉन टीचिंग कर्मचारी कोरोना संक्रमण का शिकार बन रहे हैं। MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के यूनिट बिल्डिंग में महिला क्लार्क के पॉजिटिव आने से यूनिट बिल्डिंग को 3 दिन बंद कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में अब देश के साथ साथ कई संस्थाएं भी जुड़ गई है और इसी क्रम में वासद की SVIT कॉलेज में NSS के सहयोग से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। इसी क्रम में वासद की SVIT कॉलेज में NSS यूनिट द्वारा वासद के पब्लिक हेल्थ सेंटर की सहायता से कॉलेज कैंपस में निःशुल्क कोविड-19 कैंप आयोजित किया गया।
इस कैंप में वासद, राजोपुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों के 200 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। कार्यक्रम के आयोजन में एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर विकास अग्रवाल और कॉलेज प्रबंधन का सहयोग रहा। पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोतीबुर रहमान पर लगातार तरह तरह के आरोप लगते हुए सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोतीबुर रहमान शुक्रवार रात खड़ग्राम इलाके में चुनाव प्रचार करने गए थे। उस समय उन पर एक दुल्हन के साथ जोर जबरदस्ती करने के आरोप लगे थे। इस दौरान दुल्हन के परिवार को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को भी कहा गया, लेकिन परिवार द्वारा इनकार किए जाने पर भाजपा उम्मीदवार के बॉडीगार्ड द्वारा कथित रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य मोहम्मद अलाउद्दीन और उनके भतीजे की पिटाई भी की गई। कथित रूप से उनके कपड़े भी खींचकर फाड़ दिए गए। वहीं इस मामले भाजपा उम्मीदवार मोतीबुर रहमान ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें बेफालतू के पचड़ों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। आज के आइलो যে বললো মতিবুর আইলো বললো কি যে আমি বাথরুম যাব, বাথরুম আমি দেখিয়ে দিল, আমি চলে গেল। বাথরুম ফেরার পরে আমার বাড়ি ঢুকে গেল। আমার বাড়ি ঢোকার পরে বললো কি যে ভোট দিতে হবে, আমার যেখানে সেখানে হাত দেয় বলে এই করে। আমার দেওরাকে ডাকলো, যে এসে বললো যে সবাইকে মারধর করতে লাগলো, যে বেরে বাড়ি গেল। কাকে কাকে মারধর করেছে? আমার শ্বশুরকে, আমার দেওরকে। আচ্ছা, বাড়িতে কি কেউ ছিল তখন? জি না, হানে আইলো, হাল্লা শুনে আইলো, বলছে যে টাকা দেবো, আমার ভোটটা চাই। কে বলছে? আমি বলছি যে আমার শ্বশুররা টিএমসি আছে, আমি পার্টি করতে পারবো না। জবরদস্তি এখানে এখানে হাত দেয়, বলছে টাকা দেবোই করবো। হাল্লা করতে না, আমার দেওর শ্বশুর এলো, আমাকে মারতে লাগলো। মারধর কারা করছিল? এই যারা পাশে ছিল ওদের। কত টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছিল আপনাকে? 30-40 হাজার বলছিল, দেবো, আমার ভোটটা চাই। আমি বলছি ভোট দিতে পারবো না, আমার শ্বশুর টিএমসি আছে। জবরদস্তি এলো করতে লাগলো, তারপরে হাত দিতে লাগলো, মারধর করতে লাগলো। জানানো হয়েছে? জি জানা হচ্ছে। কি চাইছেন আপনি? আমরা চাই আমি শাস্তি হয় ওদের। অভিযোগ আপনাদের? আমাদের অভিযোগ, আমাদের প্রার্থীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছে, ধাক্কাধাক্কি করেছে, পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দিয়েছে। টিএমসির যে পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছে তার বিরুদ্ধেই আজকে আমরা থানায় অভিযোগ জানাতে এসেছি। আমরা স্পটে কোনো রকম ঝামেলাতে জড়াইনি, ঝামেলা বাড়তে পারে এরকম কোনো ইনিশিয়েটিভ নিইনি। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, প্রশাসন এবার যা করার করবে। এখনই যদি এই ঘটনাগুলোকে রেজিস্টার না করা যায়, তাহলে যত ইলেকশনের দিন আসবে তত এই ধরনের ঘটনা বাড়তে থাকবে, যেটা এখানকার শান্তিপূর্ণ হরিশ্চন্দ্রপুরবাসীর কাছে একটা আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আমরা জনসম্পর্ক করছিলাম। তারপরে ওখানে কি, কোন এলাকাতে জনসম্পর্ক চলছিল? মালিয়র 2 খাড়াগ্রাম অঞ্চলে। সেখানটাই আমাদের প্রার্থীরই নিজের আত্মীয় রয়েছে, খালার মেয়ের বাড়ি রয়েছে, নিজের বাড়ি। তাকে বলে সেখানে টয়লেট করতে ঢুকেছে। তাদের চায়ের দোকান আছে, সেও চায়ের দোকানে চলে আসছে, বাড়ি ফাঁকাই ছিল। তখন সেখানে টিএমসির যারা রয়েছে পঞ্চায়েত সদস্য, সিন্টু নাম সম্ভবত, তো সে প্রার্থীকে ধাক্কাধাক্কি করে এবং হুমকি দেয়, খবরদার এই গ্রামে ঢুকবে না, এই সমস্ত ধরনের আচরণ করতে থাকে। কিন্তু সেই পঞ্চায়েত সদস্যের অভিযোগ, তাদেরও অভিযোগ যে নাকি জোরপূর্বকভাবে সেই বাড়িতে ঢুকেছিলেন প্রার্থী। জোরপূর্বক বাড়িতে কেউ কারো টয়লেট করতে ঢোকে কারো বাড়িতে? খুব বিরোধী হলেও, খুব শত্রু হলেও টয়লেট বা জল খাওয়ার যদি ব্যাপার থাকে, তো সাধারণত মানুষ আপত্তি করে না। এক্ষেত্রেও যে আপত্তি হবে এটা আমাদের ইমাজিনে ছিল না। ইমাজিনে যদি থাকতো তাহলে তো আমার প্রার্থীর সঙ্গেই থাকতাম। প্রার্থীর সিকিউরিটি রয়েছে, তারাও এই ধরনের ঘটনা যে বাংলাতে ঘটতে পারে এটাও তারা ওয়াকিবল নয়। মানে বৌমাটা একাই ছিল বাড়িতে, এবারে বাথরুম করে তারপরে পিছনের গেট দিয়ে, পিছন দিকেই বাথরুমটা আছে বাড়ির, পিছনটার গেট দিয়ে ঢুকেই ওর ঘরে যায়, বৌমাটার ঘরে যায়। ঘরে গিয়ে বলে যে তুই আমার কাকা তো বোন হলি, এগুলো বলার পর বলছে ভোটটা দিতে হবে, ওই টাকা পয়সাও কিছু দিব, আমি ভোট আরও করে দিতে হবে। তো বৌমাটা বলেছে যে না, আমার শ্বশুর টিএমসির মেম্বার আছে, প্লাস আমরা দল করি, আমরা এগুলো করতে পারবো না। তাতে ও মতিপুর গেছে, ওর দেহরক্ষী 3-4 জন ছিল, ওর দেহরক্ষী গেছে, ওখানে গিয়ে যেখানে সেখানে হাত দিয়ে ওকে মানে জবরদস্তি রাজি করাচ্ছে। যাই হোক, ব্যাপার হচ্ছে যে ভোট প্রার্থী যেই হোক, যে কোনো দলেরই হোক, ভোট চাওয়ার অধিকার সবারই আছে, কিন্তু তা নয় যে বাথরুমের নাম করে কারোর বাড়িতে ভিতরে গিয়ে মেয়ে ছেলের গায়ে হাত দিবে,
সেটা আমরা বরদাস্ত করব না, তাতে যে কোনো দলের লোক হোক না কেন, এটা আমরা বরদাস্ত কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আপনারাই নাকি মারধর করেছেন প্রার্থীকে। না, সেটা আমি শোনার পর আমি আসার পর দেখি এদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে গলির মধ্যে। ওখানে এসে আমি বললাম, মোদিদা ভোট চাওয়ার অধিকার সবারই আছে, মানে যে কেউ প্রার্থী যে কোনো দলের হোক ভোট চাইতে পারে, কিন্তু ভোট চাওয়ার নাম করে যে কোনো মেয়ে ছেলের গায়ে হাত দিবে, শ্লীলতাহানি করবে, সেটা কিন্তু আমরা বরদাস্ত করতে পারবো না। আপনি ভোট চাইছেন, আপনি রাস্তা দিয়ে চলেন, বাড়িতে কেউ যদি ডাকে তা আপনি তার বাড়িতে যান, অধিকার আছে, কিন্তু বিনা কারণে আপনাকে ডাকেনি আর আপনি চলে এসেছেন, এটা কিন্তু ঠিক না। এই কথা বলা মাত্রই ওর যে দেহরক্ষী ছিল, দেহরক্ষী তার সাথে যাওয়াই যায় না, এই দেহরক্ষী একদম আমাকে ধরে নিল কলার, এই যে দেখেন, এই যে এই গলাগুলো আঁচড়ে গেছে, এইগুলো ধরে টরে টানা হিচড়া শুরু করে দিল। ভাতিজাটাকেও মেরেছে, আমাকেও মেরেছে। ও যে বলছে যে আমাকে মেরেছে, ওর পাশে 7-8টা বডিগার্ড থাকছে, সব পেস্তুল নিয়ে থাকছে, ওর পাশে তো কেউ সাধারণ লোক যেতেই পারছে না। আমরা কি করে ওকে মারবো? ওর দেহরক্ষী তো 7-8টা আছে, আমরা পাশে যেতে পারি না, তো মারা তো দূরের কথা, কি করে মারতে পারি ওকে? এগুলো সব মিথ্যা গজব। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন? হ্যাঁ, আমরা করেছি। মতিদা, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। মতিদা, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্লীলতাহানি করেছেন আপনি। মতিদা, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM के अपडेट लगातार दिन भर आप तक पहुंचते रहे। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।